हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आज ये हमारा 14th वीडियो होने वाला है, स्पेशल क्रैश कोर्स जो कि है इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए, जिसको करने के बाद आप एज अ सेफ्टी ऑफिसर किसी कंपनी में वर्क कर सकते हैं। सो इस सीरीज का ये 14वां वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। टॉपिक्स क्या है? तो SWL, WLL, IDLH, स्टेल, है ना, और एल टेल। तो ये टॉपिक्स हैं जिसको कि हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमारे सामने है SWL। तो SWL क्या होता है देख लेते हैं हम लोग। SWL मीन्स सेफ वर्किंग लोड is defined as the maximum safe load that the lifting equipment can lift, move, suspend and lower down to the ground without any problem of breaking and collapsing। तो सेफ वर्किंग लोड क्या है? तो सेफ वर्किंग लोड एक मैक्सिमम लोड को दर्शाता है जो कि सेफ होता है। ठीक, मान के चलिए कोई गाड़ी है, कोई व्हीकल है, लाइक क्रेन। क्रेन क्या है? एक हैवी मशीन है जो कि किसी सामान को, मटेरियल को एक स्थान से उठाता है, लिफ्ट करता है, सस्पेंडेड तरीके से उसको मूव करता है, एक जगह से दूसरे जगह लेके जाता है और किसी तीसरे जगह पे ले जाके उसको रख देता है, शिफ्ट कर देता है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें कि क्रेन का इस्तेमाल हुआ, तो उस क्रेन ने जो मटेरियल को उठाया, तो उस मटेरियल का भी एक कैपेसिटी होगा, लोड होगा। मान के चलिए मटेरियल 500 केजी का है, तो जो क्रेन है उसका लोड कैपेसिटी कितना होना चाहिए? सेफ वर्किंग लोड कितना कैरी कर सकता है वो? 1 टन होना चाहिए ना, तभी तो वो 500 केजी उठा पाएगा। अगर 500 केजी का मटेरियल है तो 400 केजी का क्रेन का लोड कैपेसिटी नहीं होना चाहिए। तब तो क्रेन कोलैप्स कर जाएगा उस सामान को उठाते उठाते, या काम को, या क्रेन मटेरियल को लिफ्टिंग शिफ्टिंग करते हुए कोलैप्स कर सकता है, टूट सकता है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, सेफ वर्किंग लोड एक सेफ लोड होता है, मैक्सिमम सेफ लोड होता है। जैसे हम किसी मटेरियल को इक्विपमेंट्स के द्वारा लिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं और शिफ्ट करते हैं ग्राउंड पे विदाउट एनी प्रॉब्लम ऑफ ब्रेकिंग एंड कोलेप्सिंग। यानी अगर हम सेफ वर्किंग लोड वाले मटेरियल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे किसी मटेरियल को लिफ्टिंग करने के लिए, शिफ्टिंग करने के लिए, तो उससे क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कैसा प्रॉब्लम नहीं आएगा जी? तो उस इक्विपमेंट का ब्रेक होने का, टूटने का और कोलैप्स करने का। ठीक, कब? तो जब हम लोग SWL वाले इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करेंगे। जैसे इमेज के माध्यम से मैं आपको दिखा देना चाहूंगा। मान के चलिए ये क्या है? गैंट्री क्रेन है। क्या है ये आपके सामने? गैंट्री क्रेन है। तो इस गैंट्री क्रेन का सेफ वर्किंग लोड कितना है जी? 4000 केजी। 4000 केजी, या तो इसको बोला जाता है 4 टन, है ना। तो इसका 4 टन का सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी है। किसका? इस गैंट्री क्रेन इक्विपमेंट का, मशीन का। अब ये मशीन क्या करता है? तो किसी सामान को उठाता है, लिफ्ट करता है, लिफ्ट करके सस्पेंडेड तरीके से एक से दूसरे जगह मूव करेगा और दूसरे जगह पे या दूसरे स्थान पर ले जाकर उस मटेरियल को शिफ्ट कर देगा, रख देगा। तो ये काम जो मशीन कर रहा है, तो ये मशीन इस काम को सेफ्टी से कितने लोड को कैरी करके कर सकता है? तो 4 टन को आराम से ये मटेरियल, ये इक्विपमेंट आराम से 4 टन का मटेरियल को उठाएगा और सेफ्टी से कहीं दूसरे जगह पे ले जाके शिफ्ट कर देगा, रख देगा। अगर मटेरियल का वेट 4 टन से या 4000 केजी से ज्यादा हुआ, उस कंडीशन में क्या हो सकता है? ये इक्विपमेंट फेलियर का
कारण बन सकता है, मैकेनिकल फेलियर का कारण बन सकता है, जिसके कारण ये गैंट्री क्रेन टूट भी सकता है या कोलैप्स भी कर सकता है। तो यहाँ पे कहने का सीधा सा मतलब था कि जो भी इक्विपमेंट किसी मटेरियल को लिफ्ट कर रहा है, तो उस इक्विपमेंट का सेफ वर्किंग लोड होना चाहिए मटेरियल को उठाने के लिए। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। अभी बढ़ते हैं आगे, वर्क लोड लिमिट के ऊपर, WLL। वर्कलोड लिमिट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम लोड ऑफ द लिफ्टिंग इक्विपमेंट। अब आ जाइए वापस, यहाँ पर आप सभी ने देखा ये क्या था, पूरा एक मशीन था, गैंट्री क्रेन था। लेकिन इसका कुछ इक्विपमेंट्स है, यहाँ पे देखेंगे नीचे डी शैकल है, ऊपर ये बेल्ट है ना, ये रोप है, रस्सी है या बेल्ट है। अब ये भी तो मटेरियल को उठा रहे हैं, तो इनका भी लोड कैपेसिटी होता है कि अगर मटेरियल 500 केजी का है, तो ये जो रोप है, ये रस्सी है, इसका भी लोड कैपेसिटी, वर्क लोड कैपेसिटी कितना होना चाहिए? 1 टन का होना चाहिए, यानी 500 केजी से ज्यादा होना चाहिए। ये डी साइकिल है। अगर ये डी साइकिल 400 केजी या 4 टन लोड कैपेसिटी बनाने उठाने के लिए बनाया गया है, तो मटेरियल का वेट 4 टन से कम होना चाहिए, और ये डी साइकिल उस मटेरियल को उठा सकता है 4 टन का, अगर इसका लोड कैपेसिटी है तो, वर्क लोड कैपेसिटी। तो यहाँ पे कहने का यही मतलब था कि किसी इक्विपमेंट का भी लोड कैपेसिटी होता है, जिसको कि हम लोग वर्क लोड कैपेसिटी बोलते हैं। यहाँ पे इमेज के माध्यम से दिखाया गया है, ये क्या है आपके सामने? स्लिंग बेल्ट है। स्लिंग बेल्ट एक रस्सी होती है, मजबूत रस्सी, जिसके माध्यम से हम किसी बड़े मटेरियल को बांधते हैं और उस मटेरियल को बांधकर लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं, ठीक, अलग अलग इक्विपमेंट्स के अलग अलग लोड्स हैं, लोड कैपेसिटी है, चार्ट है, ठीक। तो इस चार्ट को आप लोग देख लीजिएगा, कलर कोडिंग भी किया गया है कि ये WLL कितना होगा। येलो होगा तो 3 टन का उठा सकता है, ग्रे होगा तो 4 टन का उठा सकता है, रेड होगा तो 6 टन का उठा सकता है, ब्लू कलर का होगा तो वर्कलोड लिमिट 8 टन का होगा इस वेब स्लिंग बेल्ट का। तो ये यहाँ पर वेब स्लिंग बेल्ट का लोड कैपेसिटी दिखाया गया है। वेब स्लिंग बेल्ट क्या है? तो एक इक्विपमेंट है जिसके माध्यम से हम किसी मटेरियल को उठाते हैं बांध करके। चलिए वापस चलते हैं अपने स्लाइड पर। अब आ जाते हैं IDLH पे। IDLH, सो इमीडिएट डेंजर टू लाइफ और हेल्थ, ये इसका फुल फॉर्म है IDLH का, इमीडिएट डेंजर टू लाइफ और हेल्थ। एन एटमोस्फेयर दैट पोजेस एन immediate threat to life would cause irreversible adverse health effect or would impair to an individual ability to escape from a dangerous atmosphere. For example, H2S 100 particle per million। यहाँ पे बोला गया है IDLH का फुल फॉर्म क्या है, तो इमीडिएट डेंजर टू लाइफ और हेल्थ, यानी आपके लाइफ को और हेल्थ को तुरंत किसी ना किसी ऐसी चीज से डेंजर है, खतरा है, जो कि आपके लाइफ को, हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है H2S गैस का, जो कि 100 पार्टिकल पर मिलियन है। यहाँ पे बोला गया है डिफाइन करके कि कोई एटमोस्फेयर है, वातावरण है, जहाँ पे कि आप खड़े हैं, और वहां पे किसी तरीके का कोई ऐसा एटमोस्फेयर क्रिएट हो जाता है जो कि डेंजरस है आपके लिए, ठीक, जो कि आपके हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है, आपके हेल्थ को खराब कर सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इमीडिएट डेंजर टू लाइफ और हेल्थ। जैसे यहाँ पे बताया गया कि एटमॉस्फेयर में H2S गैस है। H2S को क्या बोलते हैं? तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बोला जाता है। अगर इसका 100 पार्टिकल्स पर मिलियन हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाए, तो क्या हो सकता है? व्यक्ति का तुरंत डेथ हो सकता है, तुरंत, ठीक, कुछ सेकंड में व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाएगा और उसका डेथ हो जाएगा। इतना हजार्डियस गैस होता है ये H2S गैस, ठीक, तो इसका ध्यान रखेंगे। IDLH बताया जा रहा है, यानी इमीडिएटली आपको, आपके हेल्थ को किसी तरीके का डेंजर होना, ठीक। आगे बढ़ते हैं स्लाइड पे। आगे हमारा STEL और LTEL क्या है दोनों, तो देख लेते हैं।
STEL यानी शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट, इसको फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। द मैक्सिमम कंसंट्रेशन केमिकल टू विच वर्कर may expose continuously for up to 15 minutes without danger to health or work efficiency and safety। बोला जा रहा है सेफ मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा किसी केमिकल का जिसको कि वर्कर बिना किसी डेंजर ऑफ हेल्थ के कंटिन्यूअस 15 मिनट तक सहन कर सकता है, झेल सकता है, या उसके एक्सपोजर में रह सकता है। तो उसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट। मान के चलिए हमारे वातावरण में कोई गैस फैल गया, तो उस गैस के एक्सपोजर में कोई व्यक्ति अगर सेफली खड़ा हो पा रहा है किसी ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, जैसे 15 मिनट तक खड़ा हो जा रहा है एक्सपोजर में उसके उस गैस के, तो उसको हम बोलेंगे उस गैस का शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट। यानी वहां पे एक जो लिमिट बनाई गई है 15 मिनट की, उस लिमिट तक कोई व्यक्ति उस पर्टिकुलर डेंजरस गैस को एक्सपोजर कर सकता है जिससे कि उसका हेल्थ को किसी तरीके का इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। 15 मिनट के बाद कुछ ना कुछ इफेक्ट उसके हेल्थ पे पड़ने लगेगा। ठीक। अब LTL क्या है? LTL यानी लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लिमिट। यानी ऐसी लिमिट जो कि लॉन्ग टर्म में एक्सपोज कर सकता है कोई व्यक्ति उसको, उस वातावरण में कंडीशन में रह सकता है। सो द मैक्सिमम कंसंट्रेशन chemical to which worker may expose continuously for up to 8 hours without danger to health or work efficiency and safety। बोला जा रहा है किसी केमिकल का वह मैक्सिमम मात्रा या वह मैक्सिमम कंसंट्रेशन जिसको कि कोई वर्कर कंटिन्यूअसली 8 घंटे तक एक्सपोजर करेगा तो भी उसके हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको किसी तरीके का डेंजर नहीं होगा अगर वो कंटिन्यूअसली 8 घंटे तक किसी केमिकल को एक्सपोज कर रहा है तो। जैसे हमारे वातावरण में अगर LPG गैस फैल गया, फॉर एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल है, उस गैस को हम लोग कितने लेवल तक इनहेल करेंगे या कितने लेवल तक उसके एक्सपोजर में रहेंगे तो हमारे हेल्थ को कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे वही डिफाइन किया गया है STL और LTEL के माध्यम से। अगर हम लोग मान के चलिए LPG गैस कहीं पे लीक हुआ है किसी रूम में किसी एनवायरनमेंट में, और वो लीक होके एक मात्रा बनाएगा उस एनवायरनमेंट में, मात्रा बोले तो कंसंट्रेशन बनाएगा वहां पे। अब 5 मिनट तक लीक हुआ और 5 मिनट तक हम उस वातावरण में खड़े हैं और हमको कुछ भी नहीं हुआ हमारे हेल्थ को, तो उस कंडीशन में हम उस कंडीशन को बोलेंगे शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट, जब तक हमें कुछ भी नहीं हुआ, यानी 5 मिनट तक। अब 5 मिनट के बाद अगर कुछ हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा इमीडिएट डेंजर टू हेल्थ बोलेंगे अब। लेकिन अगर वही लिमिट लंबी चली जाती है, लॉन्ग, 5 मिनट की जगह 50 मिनट तक चले जाती है किसी गैस का एक्सपोजर लिमिट जो कि ह्यूमन सेफली उसको एक्सपोज कर सकता है, उस वातावरण में रह सकता है बिना उसके हेल्थ के खतरा हुए, तो उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लिमिट। क्लियर? यानी किसी भी केमिकल का मात्रा को हम किसी लिमिट तक, ड्यूरेशन तक एक्सपोज कर पा रहे हैं, उसको झेल पा रहे हैं, तो उसकी उसी का बारे में यहाँ पे बताया गया है आपको। तो जिसको कि हम लोग STEL और LTEL बोलते हैं, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट एंड लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लिमिट बोलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।